नमस्कार। सरोजिनी नायडू के लाइफ और वर्क्स पर एक वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ जो कि आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम में काम आएगा। और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो भी आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें ज़्यादा फैक्ट्स कवर किए गए हैं। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम इसमें देखते हैं। पहला है, आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद सरोजिनी नायडू वॉज ऑफर्ड, सरोजिनी नायडू को दी गई द पोस्ट, पद ऑफ, कौन सा पद उनको दिया गया आज़ादी के बाद? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, गवर्नर ऑफ यूपी। तो आप परिचित होंगे, अगर जीके से ज़रा भी आपका वास्ता रहता है तो आपको पता होगा कि गवर्नर ऑफ यूपी का पद उनको दिया गया था, वो यूपी की गवर्नर रही थी। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी कलेक्शन ऑफ पोइम्स वर पब्लिश्ड बाय सरोजनी नायडू हरसेल्फ? तो मतलब कितने कलेक्शन पोइम्स के, कविता संग्रह कितने प्रकाशित किए गए थे स्वयं सरोजनी नायडू के द्वारा? तो पिछले वीडियो में जैसा हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि 3 कलेक्शन थे जो उन्होंने खुद पब्लिश किए थे और बाद में एक कलेक्शन उनकी मृत्यु के बाद उनकी पुत्री ने पब्लिश किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देखिए 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो हालांकि 4 कलेक्शंस हैं उनके, लेकिन उन्होंने जो पब्लिश किए हैं अपने लाइफ टाइम में वो 3 हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी, यानी कि 3। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ सरोजनी नायडूज मदर? तो सरोजनी नायडू की माँ का क्या नाम था? आपको याद होगा, हमने बात की थी उनके माता पिता के बारे में। यहाँ ऑप्शंस हैं, वरदा देवी, वरदा सुंदरी देवी, सुंदरी देवी, नन ऑफ दीज। तो देखिए, ना वरदा देवी नाम था उनकी माँ का, ना सुंदरी देवी था। उनकी माँ का नाम क्या था? वरद सुंदरी देवी। तो सही उत्तर है हमारा बी, वरद सुंदरी देवी। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच ईयर द गोल्डन थ्रेश होल्ड वॉज पब्लिश्ड? तो गोल्डन थ्रेश होल्ड किस साल प्रकाशित हुआ? ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? 1912, 1917, 1905 और 1961। और आपको याद ही होगा कि गोल्डन थ्रेशोल्ड उनका पहला कलेक्शन था और उनका पहला कलेक्शन कब पब्लिश हुआ? 1905 में, 1905 में द गोल्डन थ्रेशोल्ड उनका पहला पोइट्री कलेक्शन ऑफ पोइम्स प्रकाशित हुआ। तो हमारा सही जवाब है सी, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी सेक्शंस यानी कितने भागों में द गोल्डन थ्रेशोल्ड वॉज डिवाइडेड? गोल्डन थ्रेशोल्ड बटा हुआ था। ऑप्शंस है हमारे सामने 1 2 3 4। तो इसका सही जवाब है 3। द गोल्डन थ्रेशोल्ड 3 भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कलेक्शन ऑफ पोइम्स यानी कौन से कविता संग्रह में फेमस पोइम, प्रसिद्ध कविता इंडियन वीवर्स, आपने पढ़ी होगी ये अक्सर बच्चों के सिलेबस में रहती है। तो ये जो कविता है किस पोइट्री कलेक्शन में वॉज पब्लिश्ड, प्रकाशित हुई थी? ऑप्शंस हमारे पास हैं, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, द फेदर्स ऑफ द डॉन और द गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो इसका सही उत्तर है डी, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। इंडियन वीवर्स पब्लिश हुई थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड कलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हर हस्बैंड यानी व्हाट इज द नेम ऑफ सरोजनी नायडूज हस्बैंड? तो आपको मालूम है कि सरोजनी नायडू ने किससे शादी की थी, तभी तो उनका नाम नायडू हुआ। पहले तो वो चट्टोपाध्याय थी, उनके पिताजी चट्टोपाध्याय सरनेम था उनका। तो अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं। केशव चंद हो नहीं सकता क्योंकि भाई नायडू नहीं है ये। चंद्रनाथ ये भी नहीं हो सकते क्योंकि ये भी नायडू नहीं है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू, गोविंद नाथ नायडू। अब यहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि भाई दोनों के नाम के आगे नायडू लगा हुआ है और सरोजनी नायडू इसीलिए है क्योंकि उनके पति का नाम नायडू था।
तो अब आपको याद यहाँ थोड़ा सा ये रखना होगा कि उनके पति का नाम था डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड शी बिकम, शी मतलब कि सरोजनी नायडू, व्हेन डिड सरोजनी नायडू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? ऑप्शंस हमारे पास हैं 1925, 1906, 1920, 1915। तो पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा कि 1925 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द ब्रोकन विंग अपीयर, यानी ब्रोकन विंग जो उनका पोइट्री कलेक्शन है वो कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शंस हैं 1916, 1918, 1917 और 1919। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ ऐसा कोई क्लू आपके पास नहीं है। 1917 में ये पब्लिश हुआ, तो इसका सही उत्तर है सी, 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज सरोजनी नायडू बॉर्न, सरोजनी नायडू कहाँ पैदा हुई? ऑप्शंस हमारे पास हैं बिहार, ढाका, बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो देखिए अब आपको अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की वो चीफ मिनिस्टर नहीं, गवर्नर रही थी आज़ादी के बाद। तो आपको लग रहा होगा भाई ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुई हैं, तो लेकिन ये उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हुई। अच्छा, ढाका में उनका पैतृक निवास है, मतलब उनके बाबा, दादा, परदादा जो थे, जो उनका घर था वो ढाका में था, बाबा वगैरह उनके ढाका में रहते थे। तो कुछ किताबों में तो बल्कि यही आंसर दिया हुआ है, ढाका ही दिया हुआ है जवाब इसका कि वेयर वॉज शी बॉर्न, क्योंकि सबको मालूम है कि उनका पैतृक निवास ढाका में था, तो ढाका में ही पैदा हुई होंगी। तो कुछ किताबों में यही उत्तर दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उनका पैतृक निवास जरूर ढाका में था, लेकिन वो अपने पैतृक निवास पर पैदा नहीं हुई थी, अपने ख़ानदानी घर में पैदा नहीं हुई थी। तो कहाँ पैदा हुई थी? देखिए, बिहार इसका उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्यों है? क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो हैदराबाद में प्रिंसिपल थे, तो हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज में प्रिंसिपल थे, तो हैदराबाद में ही रहते थे, निज़ाम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो वहीं हैदराबाद में ही सरोजनी नायडू का जन्म हुआ। और हैदराबाद कहाँ की राजधानी है आपको तो पता ही होगा, है ना? हमारे देश का एक प्रदेश है आंध्र प्रदेश, है ना? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आंध्र प्रदेश होगा, ना कि ढाका बंगाल, जैसा कि कुछ किताबों में दिया हुआ है। मैंने कई किताबें देखी, उनमें ढाका दिया हुआ है बंगाल। तो ढाका में उनका घर ज़रूर था, लेकिन वो उस घर में पैदा नहीं हुई थी, वो हैदराबाद में पैदा हुई थी। और हैदराबाद क्योंकि आंध्र प्रदेश में आता है, तो इस सवाल का सही जवाब आंध्र प्रदेश है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंस्पायर्ड हर, हर मतलब सरोजनी नायडू, यानी किसने प्रेरित किया सरोजनी नायडू को टू जॉइन, शामिल होने के लिए, नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में, यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए सरोजनी नायडू को किसने प्रेरित किया? ऑप्शंस हैं हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इसका सही जवाब क्या है? महात्मा गांधी। सही जवाब इसका है महात्मा गांधी। आप ये मत सोचिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर भी उधर बंगाल के थे और सरोजनी नायडू भी उधर बंगाल की थी, तो उन्होंने किया होगा, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, या नहीं, इन सब ने नहीं किया। उनको प्रेरित किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने ही उनको सबसे पहले वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा था, अगर आपको याद हो तो। अरे ये तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, हु कॉल्ड हर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया,
यानी हु कॉल्ड सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला सरोजनी नायडू को किसने कहा? अब मैंने तो पहले ही आपको जवाब दे दिया, अब तो आप तो पहचान ही गए होंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, महात्मा गांधी, नेहरू, टैगोर, शरद चंद्र। तो इनमें से महात्मा गांधी सही जवाब है, उन्होंने ही सबसे पहले सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट क्वालिटीज, यानी व्हाट आर क्या है, द सिग्निफिकेंट क्वालिटीज महत्वपूर्ण विशेषताएं ऑफ हर पोइम्स ऑफ सरोजनी नायडूज पोइम्स, सरोजनी नायडू की कविताओं के मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो अब क्वालिटीज़ तो इन्होंने पहले ही कह दिया, क्वेश्चन में कह रहे हैं क्वालिटीज़, तो क्वालिटी देना चाहिए था ना हमें, तो इन्होंने खुद ही चीटिंग करा दी। देखो ऑप्शंस हमारे हैं, लिरिकल क्वालिटी, वर्सिफिकेशन, नेचर इमेजेस। अब अगर आपने 2-4 पोइम्स भी पढ़ी होंगी सरोजनी नायडू की, तो आपको पता होगा कि देखिए उनमें लिरिकल क्वालिटी भी है, यानी गाने लायक हैं वो। नेचर इमेजेस उनमें हैं, यानी प्राकृतिक छवियाँ हैं, प्राकृतिक चित्र हैं, सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य उनमें। वर्सिफिकेशन यानी वर्स फॉर्म में लिखी गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी क्वालिटीज़ उसमें हैं, तो हमारा आंसर अपने आप ही हो गया डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे सही जवाब हैं, ये सारी क्वालिटीज़ उनकी कविताओं में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड शी रिसीव, शी मतलब सरोजनी नायडू, वेयर डिड सरोजनी नायडू रिसीव हर अर्ली एजुकेशन, यानी अपनी अर्ली एजुकेशन माने कि प्रारंभिक शिक्षा। सरोजनी नायडू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? ऑप्शंस हमारे पास हैं, बॉम्बे, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद। अब तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि वो हैदराबाद में पैदा हुई थी, पिताजी उनके वहीं पर प्रिंसिपल थे। अब देखिए बड़े हो जाते हैं बच्चे तो हम उनको बाहर भेज देते हैं कि जाओ बेटा बाहर पढ़ लो, लेकिन छोटे बच्चों को थोड़ी ना भेजते हैं, हम तो घर के पास रखते हैं, अपने घर पे ही रखते हैं और अपने आसपास पढ़ाते हैं। तो जब वो हैदराबाद में पैदा हुई तो सही जवाब क्या होगा इसका? उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई होगी? आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हैदराबाद में ही हुई होगी, तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। बाद में भले ही वो विदेशों में पढ़ी, इंग्लैंड में पढ़ी, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा तो उनकी हैदराबाद में ही हुई, तो हमारा सही जवाब हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोएम कविता द टेम्पल अ पिलग्रिमेज ऑफ लव। तो ये जो टाइटल है कविता का, ये वाली कविता वॉज पब्लिश्ड प्रकाशित हुई थी इन, किस में प्रकाशित हुई? हमारे पास उनके पोइम्स के कलेक्शंस के नाम हैं, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग, द बर्ड ऑफ टाइम, द फेदर्स ऑफ डॉन। तो इनमें से किस पोइट्री कलेक्शन में ये वाली कविता थी, द टेम्पल अ पिलग्रिमेज ऑफ लव? तो इसका सही जवाब है ब्रोकन विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम द लोटस, उनकी एक कविता है जिसका टाइटल है द लोटस, इज डेडिकेटेड, वो समर्पित है टू विच ग्रेट पर्सनैलिटी, किस महान व्यक्तित्व को? बुद्धा, गांधी, गोखले, टैगोर। तो एक बार तो पढ़ के आपको लग रहा होगा कि लोटस बुद्धा को समर्पित होनी चाहिए, है ना, लोटस का बहुत बड़ा कनेक्शन है बुद्धा से। तो लेकिन ये कविता गांधी जी को समर्पित है, तो इसका सही उत्तर गांधी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इज अ प्रिज्म ऑफ माई लाइट एंड डेथ द शेडो ऑफ माई फेस, है ना। लाइफ जो जिंदगी है वो प्रिज्म है मेरी रोशनी की, और प्रिज्म तो आप जानते होंगे ना, वो एक कांच होता है, इस तरीके से तराशा हुआ होता है कि सूरज की जो किरण है, सूरज का जो प्रकाश है उसको 7 भागों में वो बांट देता है, एक तरीके से इंद्रधनुष पैदा कर देता है वो प्रिज्म। तो जो जीवन है वो प्रिज्म है मेरी रोशनी का, क्योंकि जीवन में बहुत सारे रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और डेथ द शेडो ऑफ माई फेस, और जो मृत्यु है वो मेरे चेहरे की परछाई है। अब सवाल क्या है, फ्रॉम विच पोइम, किस कविता से
द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन। ये पंक्तियाँ ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? देखिए, आपने द बेंगल सेलर्स पढ़ी होगी मेरे हिसाब से। ये बेंगल सेलर्स और इंडियन वीवर्स अक्सर बच्चों के सिलेबस में ये रहती हैं। तो देखिए, बेंगल सेलर्स चूड़ी वाला, तो इस कविता को जब आप इन दो पंक्तियों को पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी चूड़ियों की बात नहीं दिखाई दे रही इसमें कहीं भी, है ना, कि जो जीवन है वो मेरी रोशनी का प्रिज्म है, जो मृत्यु है वो मेरे चेहरे की परछाई है। तो यहाँ चूड़ियों की बात तो कहीं आ नहीं रही। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये द बेंगल सेलर्स में से तो नहीं होगा। फिर आया इंडियन वीवर्स। वीवर्स होते हैं जुलाहे, जो कपड़ा बुनते हैं। अब कपड़ा बुनेंगे तो कुछ तो कपड़े की कहीं ना कहीं बात करेंगे ना, धागे की बात करेंगे, ताने बाने की बात करेंगे, वार्प एंड वूफ होता है ताना बाना उनका, तो उसकी बात करेंगे कि हम ऐसा कपड़ा बुन रहे हैं। आपने पढ़ी भी होगी पोएम कि हम छोटे बच्चे के लिए ऐसा कपड़ा बुन रहे हैं, हम दुल्हन के लिए ऐसा कपड़ा बुन रहे हैं, फिर हम मरे हुए आदमी के कफन के लिए ऐसा कपड़ा बुन रहे हैं। तो वो अगर आपने पढ़ी है पोएम तो याद होगा कि वो इस तरीके के अलग अलग तरीके के कपड़ों की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जो बेंगल सेलर्स हैं वो अलग अलग तरीके की चूड़ियों की बात करते हैं कि ये छोटी बच्चियों के लिए हैं कलरफुल चूड़ियाँ, ये दुल्हन के लिए हैं चूड़ियाँ, ये वयस्क महिलाओं के लिए हैं चूड़ियाँ। तो इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो अब आपने देखा कि ये जो पंक्तियां हैं ये कहीं भी मैच नहीं कर रही, थीम इनकी पंक्तियों की मैच नहीं कर रही। अच्छा, द लोटस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये गांधी जी को समर्पित है। तो आप अब गांधी जी की भी यहाँ कहीं बात नहीं आई है ना इन पंक्तियों में। तो बचता है हमारे पास ऑप्शन द सोल्स प्रेयर, आत्मा की प्रार्थना। अच्छा देखो, द सोल्स प्रेयर जैसे हमने बोला तो लगा भी कि इन दो पंक्तियों में जो बात हो रही है वो कहीं ना कहीं लाइफ डेथ की बात हो रही है। और लाइफ कब तक रहती है? जब तक सोल रहती है, आत्मा है तब तक जीवन है। आत्मा गई जीवन भी गया, लाइफ नहीं रहता, मृत्यु हो जाती है। तो एकदम से देखिए कनेक्ट हो गया। ये जो दोनों पंक्तियां हैं ये सी वाले ऑप्शन से कनेक्ट हो गई। तो अगर आपने पोइम नहीं भी पढ़ी है, सोल्स प्रेयर कभी नहीं आपके सिलेबस में रही, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई जो बात हो रही है वो इस तरीके की हो रही है कि कहीं ना कहीं ये आत्मा से रिलेटेड है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? द सोल्स प्रेयर, आत्मा की प्रार्थना। तो कभी कभी ना इस तरीके से थोड़ा लॉजिक लगा लिया कीजिए। अगर हमने नहीं भी पढ़ी है, हमारे सिलेबस में नहीं रही कोई चीज़, तो हम लॉजिक लगा लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप से तर्क कर लेते हैं कि भाई ये सही है, ये इससे मैच नहीं कर रहा, ये इससे मैच नहीं कर रहा, ये इससे मैच नहीं कर रहा, ये सोल की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है, और यहाँ लाइफ और डेथ की बात हो रही है, तो ज़रूर इससे कोई कनेक्शन होगा, है ना। तो ये हमें पता चला कि इसका सही जवाब है द सोल्स प्रेयर। ऐसे ही आप एग्ज़ाम में भी थोड़ा अपना लॉजिक लगाया कीजिए, अपना तर्क किया कीजिए अपने आप से। तो अक्सर ऐसा होता है हमें जिन सवालों के जवाब नहीं मालूम होते वो भी सही चले जाते हैं एग्ज़ाम में, कंपटीशन्स में तो अक्सर ऐसा होता है। तो अपने आप को इस तरीके से तैयार कीजिए आगे के लिए। ये तो अभी तो आप BA पार्ट 1 में आए हैं, अभी तो आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने हैं, बहुत सारे कंपटीशन्स देने हैं। तो इस तरीके से अपने को तैयार कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच। पॉइंट आउट मतलब कि बताओ द फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार इन फॉलोइंग लाइन। ये जो पंक्ति है आगे दी हुई है इसमें कौन सा अलंकार है ये बताओ। अब पंक्ति देखते हैं क्या है। शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम। शी स्किम्स यानी कि वो उछलती है, लाइक अ बर्ड एक चिड़िया की तरह, ऑन द फोम झाग पर, ऑफ अ स्ट्रीम एक धारा के। तो अब देखिए, मैंने इससे पहले कल ही अपलोड किया है एक वीडियो, 2 घंटे का है, फिगर ऑफ स्पीच पर ही है वो वीडियो, और उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हर जगह आपके काम आएगा वो। वहाँ मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच पर बात की है और कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा आपको फिगर ऑफ स्पीच बताने की। तो एक सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच जो आपको पढ़ाया जाता है सिलेबस में अक्सर, वो होता है सिमिली। सिमिली की क्या पहचान होती है? उसमें कंपैरिजन की जाती है, तुलना की जाती है, और
तुलना करने वाले शब्द क्या हैं? सो, लाइक, एज, ये यूज किए जाते हैं। और मेटाफर क्या होता है? उसमें भी तुलना की जाती है, लेकिन उसमें सो, लाइक, एज ये शब्द प्रयोग नहीं किए जाते, तो वो मेटाफर हो जाता है। अब आपको दिख रहा है, देखिए इस पंक्ति में, कि लाइक वर्ड आया है ना, एक चिड़िया की तरह, तो कंपैरिजन हुई चिड़िया से। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हमारे पास देखिए ऑप्शन है मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन। तो अब क्योंकि इसमें लाइक वर्ड आया है और कंपैरिजन की गई है, तो एकदम से क्लियर है कि ये है फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। तो इस सवाल का सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी कि सिमिली, उपमा अलंकार यहाँ पर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग लाइंस, यानी नीचे दी गई पंक्तियां हैव बीन टेकन, ली गई हैं, फ्रॉम, से, यानी नीचे दी गई पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? पंक्तियां पढ़िए। लाइक द प्लूम्स, प्लूम्स होते हैं पंख, ऑफ अ पीकॉक, एक मोर के पंखों की तरह। पर्पल, बैंगनी, एंड ग्रीन, और हरे। वी वीव, हम बुनते हैं। द मैरिज वेल्स, मैरिज शादी के, वेल्स घूंघट, ऑफ अ क्वीन, एक रानी के, एक रानी की शादी के घूंघट हम बुनते हैं। कैसे? एक मोर के पंखों की तरह, बैंगनी और हरे। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था ना ऊपर कि कैसे आपको लॉजिक लगाना है, 17वें प्रश्न में जैसे बताया था, वैसे ही अगर आपने ये कविता नहीं पढ़ी है तो भी आप लॉजिक लगाएंगे कि ये किस कविता से लिए गए हैं। अब देखिए ऑप्शंस हमारे सामने क्या क्या हैं। इन द फॉरेस्ट, इंडियन वीवर्स, सोल्स प्रेयर, ये थोड़ा गलत छपा हुआ है, PRAY होना चाहिए, और अवेक। तो 4 कविताओं के शीर्षक हमारे सामने हैं, 4 पोइम्स। तो इन 4 पोइम्स में से किस पोइम की ये पंक्तियां हैं? अगर आपके सिलेबस में नहीं भी रही हैं, आपने ये सारी पोइम्स कभी नहीं पढ़ी हैं, तो भी देखिए जब आप इन पंक्तियों का अर्थ निकालेंगे तो तुरंत पहचान जाएंगे कि ये पंक्तियां किस कविता की हैं। बात क्या हो रही है? हम बुनते हैं शादी के घूंघट रानी के, मोर के पंखों की तरह, रंगीन, बैंगनी, हरे। बात हुई थी ना? तो बात हो रही है बुनने की, और बुनने का काम कौन करता है? वीवर। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, WEANER छप गया है गलती से किताब में, ये WEAVER होना चाहिए। वीवर, बुनने वाला। इंडियन वीवर्स, भारतीय जुलाहे, जुलाहे कपड़ा बुनते हैं ना, तो भारतीय जुलाहे। फॉरेस्ट की बात तो कहीं हो नहीं रही, प्रेयर की बात कहीं हो नहीं रही, एवेक जगा हुआ, ऐसी भी कोई बात नहीं आ रही। यहाँ बात क्या आ रही है? कपड़ा बुनने की बात आ रही है, और कपड़ा बुनने का काम वीवर करते हैं, जुलाहे करते हैं। वीव शब्द भी आया है, वीव, हम बुनते हैं। तो इसलिए जाहिर सी बात है आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि ये जो पंक्तियां हैं कहाँ से ली गई हैं? इंडियन वीवर्स से। ये तरीका है पहचानने का सही जवाब को। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यानी जो नीचे पंक्ति दी गई है वो कहाँ से ली गई हैं? अब देखिए फिर से वही लॉजिक आपको लगाना है। अगर आपने कविता नहीं भी पढ़ी है, 3 कविताओं से यहाँ पर कोटेशन लिए गए और तीनों में मैंने आपको लॉजिक लगाना बताया, इस लॉजिक को फॉलो करना है आपको हमेशा। तो अब देखिए हमारे लास्ट क्वेश्चन में भी वही है, हम लॉजिक फिर से लगाएंगे। हु विल बाय, कौन खरीदेगा, दीज, इनको, डेलिकेट, नाजुक, ब्राइट, चमकदार, रेनबो टिंटेड, रेनबो होता है इंद्रधनुष, टिंट होता है रंग, तो रेनबो टिंटेड, इंद्रधनुष के रंगों वाले, सर्कल्स, गोले, ऑफ लाइट, रोशनी के। अरे रोशनी के गोल घेरे,
रोशनी के गोल घेरे इंद्रधनुषी रंगों वाले नाजुक चमकते हुए। और क्या चीज़ हो गई? मम्मी आपकी पहनती है ना, आप, और अगर आप बेटियां हैं तो आप भी कभी कभी पहनती होंगी। क्या पहनती हैं मम्मियाँ? चूड़ी पहनती हैं। और चूड़ियों के रंग ऐसे ही होते हैं ना, ब्राइट कलर्स होते हैं, रेनबो कलर्स होते हैं, बहुत सारे रंग बिरंगे इंद्रधनुषी रंगों की चूड़ियाँ होती हैं, रंग बिरंगी चमकती हुई। तो अब हमने पहचाना ना। देखिए 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, बैंगल सेलर्स, टू यूथ, टू, ये यहाँ पर ज़रूर कोई मिस्टेक है, ऑनेस्ट, कुछ और होगा, समझ में नहीं आ रहा मेरे भी। ये यहाँ मिस प्रिंट है, ऑनेस्ट, द नेस्ट होना चाहिए, या तो फिर ये ओ ही गलत होगा, द नेस्ट, इनविंसिबल। तो या फिर ऑन सेट हो सकता है, ऑन सेट का मतलब शुरुआत होती है, तो हो सकता है कि ये ई इधर टाइप हो गया होगा, ONSET हो सकता है, द ऑन सेट माने शुरुआत होती है। तो अब देखिए इन चारों ऑप्शंस में से हमको दिख गया ना कि यहाँ गोल घेरों की बात हो रही है, रेनबो कलर्स के गोल घेरे क्या होते हैं? चूड़ियाँ। तो कौन खरीदेगा चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ? आपकी गली में भी आता होगा ना चूड़ी बेचने वाला, हमारी गली में रोजाना सुबह आता है। तो ऐसे ही तो कहते हैं वो, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। तो ऐसे ही ये बोल रहे हैं, कौन खरीदेगा ये नाजुक रंग बिरंगी चूड़ियाँ, इंद्रधनुष के रंगों वाली चूड़ियाँ? तो जाहिर सी बात है कि इस सवाल का जवाब हुआ ए, बैंगल सेलर्स। तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।